हेलो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे जीआईसी मास्टर चैनल में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक फोर्स का ले आई हूँ जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने पिछले वीडियोस में आप सभी को बताया हुआ था कि मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन कुछ इश्यूज कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपको वो वीडियो शेयर नहीं हो पाई हैं। इसलिए आज हमने कंजर्वेशन में कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करके आपको सोचा कि कुछ एक्सप्रेसिबल फॉर्म में आपको बता दिया जाए कि कंजर्वेशन किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ का किया जा सकता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फोर्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन शब्द का मतलब क्या है? एक नंबर का क्वेश्चन आपसे, जैसे किसी ने राइज कर लिया, किसी टीचर ने या कोई ऐसा टीचर आया जो नई नई क्लास में आया हुआ है, तो वो आपसे पूछेगा कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है। तो आप क्या बताएंगे कि कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित। एक इसका सेफ, अगर आप दूसरा इसका नाम लिखेंगे तो उसको कहेंगे सेफ। इसका जो साइनोनिम होता है वो सेफ भी होता है। कंजर्वेशन का मतलब है भंडारित करके रखना या फिर एक ऐसा सुरक्षित स्थान पर रखना, और सेफ का मतलब भी क्या होता है? सुरक्षित करके रखना, सेफ रखना, सुरक्षित रखना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक न्यूमेरिकल्स, बेसिक नहीं हाई भी हैं, और साथ ही साथ कंजर्वेशन जो हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है कंजर्वेशन। पहला टॉपिक आपका जो आया है वो आया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? एक लाइन का क्वेश्चन है कि एनर्जी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन का मतलब है कि उसको कंजर्व करना, मतलब सुरक्षित रखना। तो आज हम क्या करने वाले हैं? एनर्जी को कंजर्व करने वाले हैं। तो एनर्जी का मतलब ही सबसे पहले समझ लो, एनर्जी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एनर्जी? इसका शॉर्ट एग्जांपल है इन डेली लाइफ के लिए, क्योंकि फिजिक्स की भाषाएं हमें समझ में आए ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स की भाषाएं नहीं समझ में आती हैं, उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं हो पाता है। आज हम जो बात करेंगे इससे आप क्या करते हैं, अपनी लाइफ को फिजिक्स की लाइफ से कोरिलेट कराइए। देखिए इसके बाद आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। हमने क्या कर दिया, एनर्जी को समझाने के लिए एक डेली लाइफ का जो हमारे नित्य प्रतिदिन जीवन की शैली है, उस शैली में हम इन बातों को देखते हैं कि कोई भी दो आदमी है, एक घर में दो आदमी हैं, एक आप हैं और एक आपका बड़ा भाई है। दो लोग हैं, मान लो आपका नाम ए है और भैया का नाम आपके बी है। दो लोग हैं, भैया और आप। आपको जब भी कोई काम कहा जाता है आप उस काम को 1 घंटे में करते हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा। ठीक है, लेकिन आपके भैया जो हैं वो काम को देखते हुए समय के साथ करते हैं। जैसे छोटा काम है तो 2 मिनट, बड़ा काम है तो घंटे भर। ऐसा इनका क्या है कि ये टाइम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? जिस काम को करना है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि किसी एक पेन को आप उठा के ऊपर रख दो, तो आपको 10 बार कहा जाएगा तब आप उस पेन को उठा के रखेंगे, जबकि ये तुरंत ही रख देते हैं, क्योंकि आप एक आलसी आदमी हैं। ये बात हम मानते हैं, आप भी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो रही हमारी इंसिडेंट जो हम करते हैं डेली, लेकिन बाय चांस आज अचानक से क्या हो गया है कि आपकी मम्मी ने आप दोनों को एक ही काम कहा है, आपको भी कपड़े धुलने के लिए और भैया को भी कपड़े धुलने के लिए कहा है। दोनों को कपड़े दे दिए हैं और भैया उतने ही कपड़े को, अब एक साथ तो 2 बार कपड़े धोए नहीं जाएंगे, उतने कपड़े को डिवाइड कर दिया गया है, एक बराबर एक जगह पर एक रखा गया है, दूसरी जगह पर दूसरा। अब कहा जा रहा है कि आप दोनों को ये धोना है, तो आप क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपको ये
ये कपड़ा जो दिया गया है धोने के लिए, इसको धोने में 1 घंटा लगता है, जबकि भैया को कितना लगता है, 30 मिनट में ये क्या कर लेते हैं, उस काम को कंप्लीटली कर लेते हैं। इनको टाइम कम लगा, उतना ही वर्क किया, कम टाइम में ज़्यादा वर्क किया, और ये कम टाइम में क्या किए, वर्क तो किए लेकिन वर्क इनका कैसा है, कम वर्क किया। और जब हम कहते हैं कि अगर किसी काम को हम टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करने के बाद देखते हैं कि कितना कार्य हुआ है, तो हम कहते हैं कि वो एक पावर है। पावर क्यों है, क्योंकि आपके पास पावर बहुत कम था, इसलिए आपने क्या किया, बहुत ही कम समय में या बहुत ही ज़्यादा समय में कार्य को किया है। अब क्या है कि जब 2 आदमियों से कंपैरिजन कराया जाएगा तो देखा जाता है कि जो कम समय में अधिक कार्य कर लेता है उसका पावर कैपेसिटी बहुत ही हाई माना जाता है। लेकिन जो आदमी किसी कार्य को अधिक समय में करता है, अधिक समय में कम कार्य को करता है, कहा जाता है उसकी पावर कैपेसिटी क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन एनर्जी क्या कहता है कि अगर आपको इसी वर्क की जो कैपेसिटी है, वर्क को करने की कैपेसिटी जो है, क्या है, वर्क को करने की जो कैपेसिटी है उसी को एनर्जी कहते हैं। आप काम कर रहे हैं, यही इसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये कभी नहीं कहेगा आपसे कि आप कम कार्य किए या बहुत ही ज़्यादा काम किए। इसका मतलब यही है कि केवल कहता है काम को करो, कम समय में करो या अधिक समय में करो, कम पावर लगा के करो या अधिक पावर लगा के करो। एक सेंस मतलब समझ में आया कि काम जो है वो कैपेसिटी पर निर्भर करता है, और कैपेसिटी, वर्क की कैपेसिटी हमारी क्या होती है, एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो किसी काम को करने के लिए जो हमारे पास कैपेसिटी होती है उसी को हम कहते हैं एनर्जी। तो कहा जाता है डेफिनेशन में, टू डू कैपेसिटी वर्क, टू डू कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। काम करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। किसी कार्य को, किसी वर्क को करने की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो यहाँ से आपको 3 चीजें समझ में आई, एक तो वर्क क्या है, दूसरा पावर क्या है, और तीसरा एनर्जी क्या है। वर्क के लिए क्या चाहिए, वर्क का मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और उस ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अदर प्लेस डिस्प्लेस कर दो, तो समझ जाना वर्क हुआ है। अगर नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ है। जैसे एक आदमी एक दीवार को सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहा है, धकेल रहा है, लगातार क्या कर रहा है, उसको धक्का मार रहा है, लेकिन वो दीवार अभी तक वहां से टच से मस नहीं हुई, वहां से गिरी नहीं है। इसका सेंस ये है कि इसने कार्य नहीं किया है, फोर्स अप्लाई किया है लेकिन कार्य को नहीं किया हुआ है। कार्य का सेंस है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, फोर्स को लगा रहे हो, तो वहां पर वो बॉडी वन प्लेस टू अदर प्लेस जानी भी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है, या इन द केस कार्य नहीं हुआ है, वर्क नहीं हुआ है। तो आपका मतलब ये है कि किसी कार्य को करने के लिए उस पर फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अदर प्लेस क्या हो, डिस्प्लेस कर जाए, तब हम उसे कहते हैं वर्क। लेकिन यही अगर आपसे पावर पूछता है कि पावर क्या है, तो आप वहां पर बताएंगे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। किसी काम को करने के लिए जो हमारा समय लगता है, किसी काम को करने की जो समय दर होती है, उसी को क्या कहते हैं, पावर। समझ में आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम इन वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एनर्जी क्या होती है, तो ये बता देना कि ये वर्क कैपेसिटी होती है। ये क्या होती है, वर्क कैपेसिटी होती है। अगर आपकी कैपेसिटी हाई है और आप वर्क कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपके पास एनर्जी
है। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास एनर्जी नहीं है। तो किसी काम को करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, हम एनर्जी कहते हैं। लेकिन हम किसी काम को कितने समय में कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं। और वर्क किसे कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा और वो वन प्लेस टू अदर प्लेस चला जाए तो वहां पर कहते हैं कि वहां कार्य हुआ है। तो तीनों पॉइंट में आपको समझ में आया। इन तीनों पॉइंट में हम डेली लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कहते हैं उसके पास पावर है। पावर है तो भैया वो कितने समय को देखो ना, कितने समय में वो कार्य कर ले रहा है। जैसे आपके घर अगर कोई एक आदमी है और वो दिन भर में क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ खाना बनाता है और उसको पूरा दिन लग जाता है। सुबह का खाना बनाता है, फिर शाम हो जाती है, फिर बनाता है तो फिर आधी रात हो जाती है। और एक आदमी है कि 20 मिनट में खाना पका के कहीं बाहर ऑफिस भी चला जाता है, फिर आता है एंड देन फिर वो अपना काम कर लेता है एंड फिर कहीं निकल जाता है। तो किसके पास एनर्जी ज़्यादा है? क्या दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं? ऑफकोर्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक का पावर अधिक, एक का पावर क्या है, कम है। तो पावर अधिक और अब कम किसका होगा? जिसने ज़्यादा समय लिया है काम को करने के लिए उसके पास समझ लो पावर कम है, और जिसने कम समय में ज़्यादा कार्य कर लिया है तो समझ लो उसके पास पावर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हुआ आपके तीनों टॉपिक जो इससे रिलेट करते हैं। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि हम ना तो जनरेट होंगे, नॉर भी जनरेट कहो या क्रिएट कहो, ठीक है, एक ही बात है, क्रिएट कहो या फिर जनरेट कहो, किसी भी एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, किसी भी एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट इज ए ट्रांसफॉर्म, इट इज आल्सो ट्रांसफॉर्म। इसमें केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर किसी क्वांटिटी में केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो समझ जाना वहां पर कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होगा। कंजर्वेशन कहता है कि ना हम किसी को जनरेट कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी। क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना कभी भी कंजर्वेशन के हद में नहीं आता है। इसकी लिमिट नहीं है इतनी ज़्यादा कि ये किसी भी एनर्जी को क्रिएट कर सके या डिस्ट्रॉय कर सके। ये बस ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अदला बदली करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा, दूसरे स्थान से पहले स्थान। जैसे आप देखते हैं जनरेटर, आपके घर में क्या होगा कि जनरेटर होगा, तो जनरेटर में क्या करते हैं आप, डीजल पेट्रोल जो भी डालते हैं, डालने के बाद आप क्या करते हैं, उसको ऐसे घुमा घुमा पे क्या करते हैं, चला देते हैं। तो वो क्या करता है, बहुत तेजी से चलने लगता है और फिर वायर की मदद से आप पूरे घर में उजाला कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, टॉर्च लाइट को चार्ज में लगा सकते हैं, मोबाइल फोन लगा सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, समरसेबल चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं। ये किसका काम है, आपके जनरेटर का। जनरेटर क्या करता है, अपने मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपनी मैकेनिक्स एनर्जी को वो क्या कर देता है, लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है। तो देखो यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है, बस क्या हुआ है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। इसीलिए कहा जाता है एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी। ओनली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए इसका दो एनर्जी होगा, एक एनर्जी होगा जिसमें रहेगा और दूसरा जिसमें बदलेगा। ये है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। अगर यही बात आपसे चार्ज के लिए पूछा जाए तो आपको पहले पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। चार्ज क्या होता है,
चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज का मतलब आवेश होता है। चार्ज किसे कहते हैं? देखो, ये एक ऐसी क्वालिटी है, यह एक ऐसी क्वालिटी है जो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर लेता है। चार्ज जो होता है ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर लेता है, या फिर आप कह सकते हैं करंट और टाइम के प्रोडक्ट को भी क्या कहा जाता है? चार्ज कहा जाता है। करंट एंड टाइम के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चार्ज कहा जाता है। ठीक है, और चार्ज दूसरा लफ्ज में अगर हम कहें, दूसरे शब्द में कहें तो चार्ज एक प्रकार की ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर लेती है, इसे ही चार्ज कहते हैं। या फिर तीसरी नंबर बात आप इसमें कह सकते हैं कि जब आप क्या करिएगा, रेशम की खाल, रेशम को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो भी वहां पर क्या होगा? आवेश का उत्पन्न होना पाया जाता है। ठीक है, तो आवेश तीन तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक तो चार्ज का मतलब ये है कि जब आप बिल्ली की खाल को रेशम से क्या करेंगे? रगड़ेंगे तो वहां पर चार्ज जनरेट होगा। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेती है। थर्ड नंबर है करंट एंड टाइम का प्रोडक्ट भी क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। तो इन तीनों टॉपिक से हमें ये पता चला कि चार्ज क्या होता है। ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी बताई गई है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। तो चार्ज हमारा जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। और साथ ही साथ चार्ज को डिनोट क्यू से किया जाता है। कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, इसे क्यू से डिनोट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला के साथ फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? देखिएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू T, जो मैंने आपको अभी बताया। तो इससे आप दूसरा यूनिट भी इसका निकाल सकते हैं, एम्पियर सेकेंड, या फिर चार्ज की यूनिट कूलम बता सकते हैं। ये बातें छोटी सी हैं जो आपको पहले वीडियोस में बता दी गई हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब अब चार्ज को भी सुरक्षित रहना है, इसका मतलब है इसे भी ना ही क्या किया जाएगा? क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो भैया किया जा सकता है? बस अदला बदली। क्या किया जा सकता है? अदला बदली किया जा सकता है। जब भी आपको कंजर्वेशन लिख के आए ना, तो दिमाग एक ही जगह घुमाओ कि ये इसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जब ना उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा तो होगा क्या? अदला बदली। अगर किसी में उत्पन्न नहीं हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, तो अदला बदली हो रहा है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है या कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म ऑफ वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ओके, तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमें उम्मीद है कि आगे वाला जो कंजर्वेशन होगा वो आपको नहीं बताना पड़ेगा। मास का कंजर्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कि मास को ना जनरेट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, बस वन फॉर्म टू अदर फॉर्म क्या किया जा सकता है? ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यही क्या है? आपका कंजर्वेशन लॉज है। ये कंजर्वेशन लॉज आपको 9 to 12 तक पढ़ने को मिलते हैं, और साथ ही साथ BSc MSc में जब भी आप जाएंगे तो भी आपको यही कंजर्वेशन लॉज पढ़ाए जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आपको कंजर्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आप आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि इसमें भी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। नॉट, इट्स नॉट ओके। इसमें क्या कहता है कि मोमेंटम क्या होता है? सबसे पहले आप बताइए मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम का मतलब है कि मास एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। तो मोमेंटम किसे कहेंगे? मास एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। मास एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। एक तो आप ये कह सकते हैं
कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे ही क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। दूसरी बात अब आपसे पूछी जाती है कि मोमेंटम के डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मोमेंटम, तो अब आप क्या बताएंगे कि मोमेंटम क्या होता है। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम जो होता है वो ये बताता है कि आप किसी भी मास को, किसी भी बॉडी के मास को कितने टाइम टेकन को लेने के बाद, टाइम लेने के बाद आप डिस्प्लेस कर रहे हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप यही कहिए m इज इक्वल टू मास इंटू v इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मास का केजी एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो होता है वो किसका यूनिट होता है, मोमेंटम का यूनिट होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए मान लो मैंने ले लिया एक बॉडी इधर और दूसरी बॉडी को इधर ले लिया। दो बॉडीज है, एक बॉडी ये है और दूसरी ये वाली। लेट अस सपोज दैट फर्स्ट बॉडी नेम इज A एंड सेकेंड बॉडी नेम इज B। सपोज कर लिया कि पहली बॉडी A है एंड दूसरी बॉडी क्या है, B है। ठीक है, अब हम ये एज्यूम करते हैं कि इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। बॉडी का मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेट करा सकते हैं कि हमने कोई भी दो वस्तुएं ली हैं और उन दोनों वस्तुओं का नाम क्या रख दिया, पहले का नाम A और दूसरे का नाम मैंने B रख दिया है। तो अगर हम पहले वस्तु की बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्ट जो है उसका मास मान लेते हैं m1 है, या फिर आप इसी को ma भी मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT बुक। ठीक है, तो m1 या ma मान सकते हैं फर्स्ट बॉडी का जो मास है। सेकेंड बॉडी का जो मास है उसको मान लीजिए m2 है या फिर mb है। ठीक है, मान लिया कि दूसरी बॉडी का जो मास था वो क्या है, mb है। हमने दो बॉडीज लिया है, एक का नाम A है और दूसरे का नाम B है। एक का मास है m1, दूसरे का मास क्या है, B m2। अब मानो कि ये जो बॉल है या फिर जो ऑब्जेक्ट है, जो कुछ भी है, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोई भी वेलोसिटी हो सकती है। तो हम लेट अस सपोज कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u1 है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब ये स्टार्ट करता है मूव करना तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u1 थी। तो इसकी क्या हो जाएगी, u2। ये कौन सी वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। माना फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फर्स्ट बॉडी का जो वेलोसिटी था उसे हमने क्या किया है, u1 लिया है, और वो वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमने माना u1 है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, u2 हो गई। क्या हो गई, u2 हो गई। अब इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी भी रही होगी, मतलब कहीं ना कहीं ये बॉल या कुछ जो भी बॉडीज हमने एजम्पशंस में लिया है, मान लो इसका बॉल ही है, ये बॉल मैंने बॉल ही लिया है और ये बॉल जो है दो हैं और दोनों बॉल का जो फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी u1 है और दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है हम मान लेते हैं वो क्या है, v1 है। फाइनल वेलोसिटी कितना मान लिया, वेलोसिटी v1 है और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, v2 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 है। और ये हुआ एजम्पशन के थ्रू हमने मान लिया है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि आप कोई दो वस्तुएं लेते हैं, कोई भी दो वस्तुएं, मान लीजिए मैंने एक वस्तु पेन है और दूसरी हमारी ये कैप है। पेन को मान लिया, इसको कैप को A माना है और इसको पेन को B माना है। सपोज करिए ये दोनों हैं। सपोज किया कि जब ये स्टार्ट कर रही थी चलना तो इसकी वेलोसिटी थी u1 और जब ये स्टार्ट कर रहा था चलना तो इसकी वेलोसिटी थी u2।
लेकिन अब ये चलना स्टार्ट कर दिए हैं, लगातार चल रहे हैं, तो कुछ समय लगेगा। हम मान लेते हैं वो जो टाइम टेकन ये कर ले रहे हैं वो टाइम कितना है, टी टाइम है। कितने समय में जा रहे हैं ये, टी समय में। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर ये दोनों रुकेंगे और वहां पर इनकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी होगी और वो v1 और हमने v2 एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इनको एज्यूम किया, इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये दोनों बॉल्स आपस में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका पाथ कैसा है। पाथ हमेशा कौन सा लेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ। कौन सा पाथ लेते हैं इसमें, स्ट्रेट लाइन पाथ। इन दोनों को हम मूव कराएंगे एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर। पहले अभी तक केवल एजम्पशंस में किया था कि दो बॉडीज हैं ए और बी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 और इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v2। पहले का नाम a तो दूसरे का नाम b, पहले का मास m1 तो दूसरे का मास m2। ये केवल अभी एज्यूम किया था। अब हम प्रोसेस को धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को एक ऐसे एक लाइन पर क्या किया है, इनको चलाना स्टार्ट किया है। एक लाइन का मतलब एक पाथ पर, और एक पाथ वो हमारा कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ हमने एज्यूम किया है। ये दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहे हैं और इनकी डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है। डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है। ये एक ही डायरेक्शन में दोनों वस्तुएं मूव कर रही हैं। अगर ये इधर चल रहा है तो ये भी कहाँ चल रहा है, इधर की तरफ ही चल रहा है। दोनों को डायरेक्शन फिक्स है कि ये एक ही साइड में चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, धीरे से, अभी तो सेम टू सेम जा रहा है। अगर ये दोनों सेम टू सेम जा रहे हैं, इसमें कुछ बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, कोई रफनेस एरिया नहीं आ रहा, अभी तक पाथ स्ट्रेट लाइन है और कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, सपोज करते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब पहले ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाए दूसरे ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी से, तो क्या होगा। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी को मैंने हाई कर दिया और उसकी वेलोसिटी जो थी वो थी ही पहले से ही, लेकिन जब इसकी वेलोसिटी को आप बढ़ाएंगे तो 100% है उसकी वेलोसिटी अपने आप कम लगने लगेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक ही वेग से चल रहे थे, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो अलग अलग थी, लेकिन एक जैसी थी ये मैंने नहीं कहा। दोनों की वेलोसिटी अलग थी, इसीलिए मैंने अलग अलग नेम से उसको क्या किया है, डिनोट किया है। लेकिन अब हम अचानक से क्या कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बहुत हाई कर रहे हैं इसके कंपैरिजन में। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था तो इसको मैंने 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चला दिया है। ये 100 में भी चल रहा होगा ना तो भी इसको हम बढ़ाएंगे, 105 ही करेंगे, पर इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया, कम, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले को। तो इसका मतलब हमने पहले वाले पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से वो क्या हुआ, बहुत ही तेजी से चलने चला। अब जब ये तेजी से जाएगा तो आपको पता है कि एक आदमी अपने एक सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दूसरा आदमी बहुत तेजी से जब जाएगा उसके पास तो 100% है वो उससे लड़ जाएगा। एक ही पाथ पर है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर है, अगर इसकी वेलोसिटी तेज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जाके इससे लड़ जाएगा, और जब लड़ेगा तो दोनों कोलिजन हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो कोलिजन होने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये दोनों आपस में टकरा गए, और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ चेंज हो जाएगी, हो सकता है 0 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या हो गई, एक दूसरे से टकरा गई। और फिर कुछ टाइम लेने के बाद ये हो सकता है क्या हो जाए, कुछ टाइम के बाद ये एक आगे निकल जाए, दूसरी पीछे रह जाए, या दूसरी आगे निकल जाए, पहली पीछे हो जाए। तो कोलिजन होने में कितना समय लगा होगा, मान लो t समय लगा होगा, जो अभी हमने एज्यूम किया,
क्योंकि हमने कंडीशन बढ़ाई है, टाइम को नहीं, हमने कंडीशन बढ़ाई कि u1 जब तेज हो जाएगा, पहली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी तेज कर दी जाए दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो पहली वाली जाकर दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, लड़ जाएगा। और यही चीजें होने की वजह से इनमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा कि ये बॉल इस बॉल से जाकर क्या करेगी, टकराएगी, और उस टाइम को हमने t यूज्यूम कर लिया। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है एक्शन रिएक्शन फोर्स। उसमें भी क्या होता है, दो बॉडीज को लेना कंपलसरी होता है। पहले आप दो बॉडीज लीजिए, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही है तो दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी पर उतना ही फोर्स अपोजिट साइड से अप्लाई करती है। इसका मतलब हमने जो बॉल लिया था जब वो चला होगा और इससे टकराया होगा तो 101% ये है कि ये अगर फोर्स लगाया होगा तो ये भी इस पर उतना ही फोर्स लगाया होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अलग अलग हो जाएगी। तो न्यूटन के थर्ड लॉ लगने का पूरा संकेत यहाँ से मिला। तो हम मान लेते हैं कि इस पर जो फोर्स था F12 इज इक्वल टू माइनस F21 है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा बनता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, m में होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। अब पहले बॉडी का जो मास था हमने क्या एज्यूम किया था, m1 इनिशियल वेलोसिटी u1 फाइनल वेलोसिटी v1, और दूसरे ऑब्जेक्ट का m2 u2 v2 यही एज्यूम किया हुआ था। अब हम सभी वैल्यूज को धीरे धीरे रखेंगे। तो देखिए m को m ही लिखिए, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी होता है कि नहीं, और माइनस m को m ही लिखिए, यहाँ भी v माइनस u अपॉन टी होता है कि नहीं, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन जब हमारा चेंज हो गया है तो अब हम सभी की वैल्यूज को रख देते हैं। फर्स्ट बॉडी का मास कितना था, m1 था, फर्स्ट बॉडी की लास्ट वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u1 अपन t को t ही समय माना हुआ था हम लोगों ने, उनमें जो समय लगा था उसको हमने कितना एज्यूम किया, t। यह माइनस का माइनस, दूसरे बॉडी का मास कितना था m2 और उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 और इनिशियल वेलोसिटी u2 अपान का t, मल्टीप्लाई करा दो, m1 v1 हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस अंदर नहीं लेके जा रहे, केवल m2 u2, केवल m2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब यहाँ का जो t है और यहाँ का t आपस में कट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, डिनोमिनेटर में है और इक्वलिटी पर है, तो इसका मतलब ये डिवाइड में है एंड देन ये कट जाएंगे, तो हमने इसलिए इनको नहीं लिखा। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व दिस फॉर्मूला। तो सॉल्व करने के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ m1 u1 m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 रहा, यही था। अब हम माइनस को खोल के ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस भी अंदर जाएगा, तो m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो v1 और v2 को एक साइड कर लो, m1 v1 ये माइनस का था, इधर आएगा क्या हो जाएगा m2 v2 प्लस का, और यहाँ पर बचा है m2 u2 और ये माइनस का m1 u1 इधर आएगा तो प्लस का m1 u1। अच्छा हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो क्योंकि 2 में 3 और 3 में 2 ऐड करते हो तो 5 ही आता है। तो ये हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ।
जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर स्कोर करा सकता है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, पढ़िए और समझिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम देखेंगे मास एंड वेट में क्या अंतर होता है। बहुत बार बहुत सारे टीचर्स ये पूछ चुके हैं कि मास और वेट में क्या अंतर होता है। तो कुछ बच्चे ये बताते हैं कि मास और वेट तो एक ही है, इसमें क्या अंतर हो सकता है। और कुछ बच्चे बताते हैं कि मास और वेट जो होता है वो बहुत ही अलग अलग क्वांटिटी होती है। अब जिसको पता है वो तो बता लेगा, जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, सोचता रहेगा कि मास को भी केजी में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, एंड वेट को भी केजी में मेजर करते हैं, तो अलग कैसे हुआ। तो मास और वेट आया ही क्यों, एक ही आता, मास आता या वेट आता। तो चलिए आज देखते हैं कि उस टॉपिक में इसमें इंटरेस्ट क्या है, आखिर बात क्या है, क्यों इसको दो क्वांटिटीज में लिया गया, क्यों एक ही नहीं बना दिया गया। तो चलिए, मास जो होता है वो होता है इट कैन नेवर बी जीरो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या है कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। चाहे आप छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को लीजिए या बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को लीजिए, मास कभी भी जीरो नहीं होता है। लेकिन वेट जीरो हो सकता है, समझ रहे हो। मास कभी भी जीरो नहीं होता, बट वेट जीरो हो सकता है। पॉसिबिलिटी देता है कि वेट जीरो हो जाएगा पर मास कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मास क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि वेट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरा अंतर समझ में आया। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। किसमें, वेट में, समझ रहे हो। वेट में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, जबकि मास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एंड थर्ड पॉइंट, मास डज नॉट चार्ज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, सॉरी चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। मास जो है वो, अगर जैसे आप यहाँ पर है वाराणसी में, तो आपका मास कुछ और होगा। अगर आप कोलकाता जाते हैं तो आपका मास कुछ और होगा, या फिर आप मुंबई जा रहे हैं तो आपका मास कुछ और होगा। ऐसी कोई दशा इसमें नहीं होती है। मास कभी भी वैरी नहीं करता है। जो आपका यहाँ पर मास होगा वही कोलकाता में भी होगा, वही आपका मुंबई में भी होगा। मतलब मास कभी भी वैरी नहीं करता है। ये लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है कि हर लोकेशन पर चेंज होता रहे। लेकिन आपका ये जो वेट है वो वेरी करता है, बहुत बार वेरी करता है। आप देखो, वेरी करने का सेंस ये है कि आप अभी कुछ दिनों पहले ही देखे थे कि अगर कोई आदमी चंद्रमा पर जाता है तो उसका मास क्या होता है, सॉरी उसकी जो वेट होती है वो ज़्यादा होती है कि कम। देखो कुछ ना कुछ अंतर पड़ता है। जब आप वायुमंडल के ऊपर चले जाते हैं तो आपका वेट कम हो जाता है, और जब वहीं पर नीचे आ जाते हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है। ऐसा क्या है, क्योंकि वेट जो होता है वो लोकेशन के हिसाब से वैरी करता रहता है, बट मास कभी भी वैरी नहीं करता है। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। ये केवल एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है फिजिक्स की, एंड द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। और इसे हम कहते हैं कि किसी बॉडी का, किसी मैटर में जो बॉडी की प्रॉपर्टी है वो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक है। जबकि वेट जो होता है, इट इज मेजर ऑफ द फोर्स ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जो फोर्स लगता है आपका ग्रेविटी की वजह से, किसी बॉडी पर जो फोर्स लगता है उसकी वजह से आप जितने तेजी से या उतने धीमे से कहीं पर जाते आते हैं तो वो है आपका वेट, ठीक है। तो वही कह रहा है, इट इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। और इसका जो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी होता है। इन सेंस आप कह सकते हैं कि मास एंड ग्रेविटी प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेट, बट मास के लिए ऐसा नहीं होता। वेट में मास होता है, बस मास में वेट नहीं होता है। हाँ, वेट में मास होता है बट मास में वेट नहीं होता है, इसीलिए तो दोनों अलग है। मास अलग है और वेट क्या है, बहुत ही अलग है। इन दोनों में दो तीन चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं एंड फिर इससे देखते हैं कि क्या हो रहा है। ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। एक हैमर है जिसका वेट कितना है, 500 ग्राम्स है।
एक हैमर का मास कितना है 500 ग्राम, तो यहाँ पर 500 ग्राम्स लिख लो आप, ये दिया गया है यम। इसके बाद कह रहा है मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कितने मीटर पर सेकेंड से, 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। 50 मीटर पर सेकेंड हम कर लेते हैं। ये क्या दिया है, वेलोसिटी दिया गया है। देखो हैमर ऑफ मास इतना है, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम क्या है, t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, देखो ये आपका लास्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी दे रखा है। मैंने इसको लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि हमें चेक करना था ये फाइनल वेलोसिटी दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी दिया है। तो जब वो कहता है कि ये स्टार्ट इतने टाइम से हुआ था या फिर इतने मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से हुआ था, तब हम समझ जाते हैं कि वो हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी है। लेकिन ये कह रहा है कि हैमर है जिसका मास 500 ग्राम है, वो मूव कर रहा है, वो स्थिर नहीं है, वो पहले से ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वो भी कितना, 50 मीटर पर सेकेंड के दर से वो मूव कर रहा है। इसलिए हमने मान लिया v1 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड दिया है। स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये क्या होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रुकता है, तो वो टाइम हमने क्या लिया है 0.01 सेकेंड। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, अब आपको बताना है कि इसका फोर्स क्या होगा, F बताना है। तो यहाँ पर हमें पता है यम, और निकालना क्या है, F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A होता है। मतलब हमें A नहीं पता है, बाकी सब पता है। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिएगा क्या है। M इज इक्वल टू कितना दिया है, M इज इक्वल टू 500 ग्राम दिया था ना, 500 ग्राम, और V1 इज इक्वल टू दिया था, T इज इक्वल टू दिया था। चेक कर लो कितना है, V की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड, और T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू है 0.01 सेकेंड। T कितना है, 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। यहाँ पर इसको V1 के बजाय V भी लिख सकते हैं। हमें लगा कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल है, इसलिए हमने V1 लगा दिया है। चलिए देखिएगा, आपको पता है यम, V पता है, T पता है, अब U नहीं पता है। तो अगर कोई आदमी लगातार मूव कर रहा है, इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी पक्का 0 रही होगी। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई आदमी रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू करता है तो क्या होता है कि उसकी पहली पोजीशन, पहली वेलोसिटी 0 ही मानी जाती है। एजम्पशन के थ्रू देखा भी गया है कि हम हमेशा रेस्ट पोजीशन से ही मूव करते हैं, इसलिए इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी को लगभग 0 माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। F इज इक्वल टू यम इंटू क्या होता है, A होता है। तो F इज इक्वल टू यम का यम लिख दो, A का क्या लिख सकते हो, V माइनस यू बाई टी, बिकॉज वेलोसिटी डिफरेंस जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे ही क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो F इज इक्वल टू M की वैल्यू कितना है 500, V की वैल्यू कितनी है 50, U की वैल्यू है 0, टाइम कितना है 0.01। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 500 इंटू 50 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 में से 0 जाएगा तो 50 बचेगा, अपॉन 0.01 होगा। इस डेसिमल को हटाना है तो आपको ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर इन सेंस आप क्या कर सकते हैं, ऊपर 2 0 और बढ़ा दीजिए, ऊपर के 2 0 और बढ़ा दीजिए और अचानक से नीचे 1 आ जाएगा। एक ही मतलब है, वो अचानक से नहीं टपका है बल्कि उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। 5 5 जा कितना होता है 25, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन का क्या कर रहा है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो कल देखे जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।
इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे। धन्यवाद।